हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का जो अगला एग्जाम होने वाला है, जो कि आप जानते ही हो, साइंस 1 का एग्जाम, तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो तैयारी के लिए यार हमने तो अपनी तरफ से पूरी चीजें करके रखी है, यानी कि पूरा साल भर आप लोग को हमने 10 का 10 चैप्टर साइंस 1 का पढ़ाया है। उसके बाद पढ़ाने के बाद जो पिछले साल हमने वन शॉट पढ़ाया था वो भी आपके लिए है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। और उसके बाद हमने इसी साल फरवरी मंथ में, एक महीने पहले की बात है, हमने पूरा एक महीना लगातार आपको उड़ान बैच लाइव पढ़ाया था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चीज का कंसेप्चुअल नॉलेज हमने दे दिया है। तो आप लोग को जो भी चैप्टर का कंसेप्ट चाहिए यार, आप लोग सर्च करो, आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो हो चाहे वो उड़ान बैच का। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके लाइव भी उड़ान बैच का देख सकते हो। ठीक है, चलो वो सब बातें हो गई। मैथ्स 2 का पेपर उम्मीद करता हूं आपको अच्छा गया होगा। यार मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, मैं बहुत देख के खुश हुआ कि यार मैंने जो भी चीजें दी थी उसमें से कई सारी चीजें एग्जाम में एज इट इज आए थे, बहुत सारी चीजें आए थे। तो यार बहुत दिल खुश हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। मैथ्स 2 का पेपर हो गया होगा। साइंस 1 का एक लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो कुछ देर पहले ही अपलोड किया था, जाके देख लेना। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लो, बहुत हेल्प होगा और उसमें कई सारी चीजें मैंने बताई भी है। तो चलो आज क्या वीडियो लेकर आया हूं, एक और बेहतरीन छोटा सा वीडियो जो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि साइंस 1 में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1A होता है, वो होता है आपका MCQ। अब MCQs जो होता है, जैसे मैंने आपको बोल रखा है, जितने भी MCQs आपको आपके जो एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक में, जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में जो दिख रही है, वो आपको लर्न कर लेना है और साथ में टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है। तो इससे आपको हो जाएगा 5 मार्क्स आपका फिक्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1B जो होता है, वो भी एक अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आता है, जो कि 5 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1B 5 मार्क्स के लिए, जिसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें हो सकता है ऑड मैन आउट आ जाए, उसमें हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए, हो जाए उसमें ट्रू और फॉल्स आ जाए, उसमें हो सकता है नेम द फॉलोइंग आ जाए। ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे अलग अलग चीजें जो है वो पूछी जाती है। तो यार मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और हमारे बच्चों को कम समय में वो चीजें प्रोवाइड की जाए जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक से मैंने निकाले हैं, तो वो सब चीज आपको मैं दे रहा हूं। तो फटाफट से बस आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देख लेना है। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत काम का होगा। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो का जब आप देखोगे तो अपने दोस्तों को भी सभी को शेयर करके बता देना कि कितना जरूरी है ये सब चीजें। ठीक है, शुरुआत करें वीडियो की। लेकिन उसके पहले अगेन इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ यार, बहुत मजा आएगा वैकेशंस वगैरह में भी। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना और JR ट्यूटोरियल ऐप है हमारा, उसको हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लो, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। कीप लर्निंग हार्ड। चलो पहला चीज क्या आता है, ऑड मैन आउट। हो सकता है ऑड मैन आउट आए या फिर नहीं भी आए, लेकिन ज्यादातर मैंने जो देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है, ठीक है, तो उसमें ऑड मैन आउट आते ही हैं। एक ऑड मैन आउट तो डेफिनेटली आने के चांसेस है। तो क्या मेरे पास ऑड मैन आउट है, कितने कितने ऑड मैन आउट है, तो लगभग मेरे पास अभी 6 ऑड मैन आउट है। ये 6 के 6 ऑड मैन आउट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ऑड मैन आउट को समझना भी पड़ता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप याद करके चले जाओ। अगर याद किया हुआ चीज नहीं आया तो कुछ घुमा के पूछ दिया, कुछ ट्विस्ट डाल के पूछ दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए वो सब चीजें। तो इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझो, जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको ऑड मैन आउट का, उसको समझो। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इनसेट, जीसेट, IRS एंड PSLV। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पे, तो ये चीज पिछले साल भी पूछा था। ठीक है, तो इनसेट का मतलब होता है हमारा सैटेलाइट, जीसेट का मतलब भी एक सैटेलाइट है, IRS भी एक सैटेलाइट है। लेकिन PSLV, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो PSLV दिख रहा है, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यानी कि बाकी 3 जो है वो सैटेलाइट्स है, लेकिन ये PSLV क्या है, एक लॉन्च व्हीकल है, जिसकी हेल्प से रॉकेट ऊपर जाता है, मतलब सॉरी सैटेलाइट ऊपर जाता है। वो एक रॉकेट है, एक लॉन्च व्हीकल है, जिसके ऊपर सैटेलाइट रखा जाता है और उसको स्पेस में जहां पे भी भेजना है वहां भेजा जाता है। तो इसका ऑड मैन आउट क्या आ जाएगा, PSLV आ जाएगा। क्यों, रीजन आपको अगर पूछेगा लिखने के लिए, तो रीजन लिख देना कि PSLV इज ए लॉन्च व्हीकल, अदर 3 आर सैटेलाइट, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ऑक्सीडेशन है और डिस्पर्शन है। देख के समझ में आ जाएगा, कोई भी बच्चा बता सकता है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हो जाएगा बताओ, क्योंकि अगर बाकी पे नजर डालो, रिफ्लेक्शन लाइट का फिनोमिनन होता है, रिफ्लेक्शन लाइट का ही होता है, रिफ्रैक्शन भी लाइट का ही होता है, डिस्पर्शन भी लाइट का ही होता है। आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा, तो उसमें डिस्पर्शन भी था, रिफ्रैक्शन भी था, रिफ्लेक्शन भी था। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन है ना, ये केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू चीज है। बाकी जब फिजिक्स वाली चीजें, ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू चीज है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पढ़ा है कि नहीं, तो यार ऑक्सीडेशन अलग चीज है। तो अदर 3 आर डिपेंडिंग अपॉन द लाइट, इट इज ए फिनोमिनन ऑफ लाइट, बट ये एक अलग चीज है। दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों, बहुत इजी चीजें हैं। देखो 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहला तो ऑड मैन आउट है, इतने सारे बाकी चीजें हैं। तो ये वीडियो को ना आप लोगों को बस एंड तक देखना है। हो सकता है 20 मिनट लग जाए, 25 मिनट लग जाए, जितना भी लग जाए, लेकिन फटाफट से 2x स्पीड पे डाल के देख लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है यहाँ पे हाइग्रोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब आपने शायद ये हाइग्रोमीटर पहली बार नाम सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है बता दूं, हाइग्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डेंसिटी मेजर करने के लिए काम आता है। डेंसिटी का मतलब
पानी कितना गाढ़ा है या फिर कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है, डेंसिटी इज नथिंग बट द मास अपॉन वॉल्यूम, यू नो दैट। तो कोई भी चीज का, कोई भी लिक्विड का डेंसिटी मेजर करना है तो एक डिवाइस होता है जिसका नाम है हाइग्रोमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टेज नापने के लिए काम आता है। एमीटर करंट नापने के लिए, गैल्वेनोमीटर भी करंट नापने के लिए। मतलब हर चीज आप देखोगे तो ये करंट हो गया, ये भी करंट हो गया, ये वोल्ट हो गया, तो इट इज रिलेटेड टू करंट, लाइट सॉरी जो होता है ना पावर होता है, करंट होता है। लेकिन ये एक अलग चीज दे दिया, मतलब डेंसिटी और ये जो करंट वगैरह इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे सबसे अलग चीज क्या है, हाइग्रोमीटर, जो डेंसिटी मापने के लिए काम आता है। बाकी ये जितने भी चीजें हैं ये लगभग इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड चीजें हैं। तो इसके लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फ्यूज वायर, फ्यूज वायर है, बैड कंडक्टर, जनरेटर और एक है हैंड ग्लोव्स। तो यहां पे आप देखोगे फ्यूज वायर क्या होता है, जो वायर का फ्यूज होता है, फ्यूज वायर। बैड कंडक्टर मतलब कोई अच्छा कंडक्टर नहीं है। और ये है हैंड ग्लोव्स। हैंड ग्लोव्स पहन के आप वायर को छुओगे तो भी आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि हैंड ग्लोव्स या तो रबर के बने होते हैं या तो फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मटेरियल होता है वो, लेटेक्स वगैरह टाइप के मटेरियल होते हैं, उससे बने होते हैं। तो उसमें करंट पास नहीं होता है, बैड कंडक्टर्स होते हैं। मतलब जितना भी ये चीज आप देख रहे हो ये सब बैड कंडक्टर्स ही है, मतलब जिसमें करंट पास नहीं हो सकता। लेकिन ये जनरेटर जो है ये तो करंट बनाता है, जनरेटर जो है ये तो करंट बनाता है। मतलब ये सब चीज जो है, तीनों बचे हुए जो तीनों चीज है, ये इलेक्ट्रिक के अपोजिट वाली चीज है, यानी कि इलेक्ट्रिक को रोकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिसिटी को बना रहा है, पैदा कर रहा है, जनरेटर। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जनरेटर। समझ में आ गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरेटर है, यहां पे भी माइक्रोफोन है, मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक मोटर है। अब आप देखो जनरेटर, जनरेटर के अंदर भी क्या होता है, एक कंडक्टर होता है और एक मैग्नेट होता है, जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में घूमते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगला है माइक्रोफोन। आपके पास माइक्रोफोन होगा, हेडफोन है, माइक्रोफोन है, उसमें भी मैग्नेट होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जनरेटर के अंदर भी मैग्नेट है, इसके अंदर भी मैग्नेट है, और इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी मैग्नेट होता है। मतलब ये तीनों चीज के अंदर मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट से चलने वाली चीजें हैं। लेकिन ये तो खुद मैग्नेट है, तो ये तो अलग चीज हो गया ना। मतलब बाकी चीज एक ऐसे डिवाइस है जो मैग्नेटिज्म की हेल्प से चलता है, लेकिन ये तो खुद मैग्नेट है। तो इसके लिए ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, मैग्नेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लॉजिक याद रखना। नेक्स्ट है यहां पे डॉबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और ये है मूसली। ये सबका नाम आपने सुना होगा चैप्टर नंबर 2 में, शायद चैप्टर नंबर 2 आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मैंने पढ़ाया था आपको। डॉबेराइनर क्या था, जिसने पहली बार बताया कि हम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 3 एलिमेंट्स को ट्रायड बना के, जिसमें पहला और तीसरा को प्लस करके एवरेज निकालेंगे तो सेकंड के बराबर आएगा। तो डॉबेराइनर फेल हो गया था। न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स बनाया उसने, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स भी ज्यादा चला नहीं। फिर मेंडलीव आया, मेंडलीव ने भी अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन वो भी 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन ये जो मूसली भाई साहब थे ना, इसने 100% सक्सेसफुल बना दिया। मतलब जो स्टेट किया था उसने, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज ए फिनोमेनन ऑफ किसका, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का नहीं। यानी कि मूसली ने सक्सेसफुल किया, बाकी तीनों फेल हो गए। तो थ्योरी बहुत सारी है, अगर आप यहां पे भी देखोगे तो डॉबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, ये तीनों पहली बात तो केमिस्ट थे। ठीक है, मतलब केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा रिसर्च करते थे। मूसली जो था ना वो इंग्लिश फिजिसिस्ट था, ये एक फिजिसिस्ट था, बाकी सब केमिस्ट थे। तो आंसर हमारा वैसे तो मूसली ही आएगा, लेकिन 2-3 तरीके का रीजन है कि आपको पूछा जाएगा रीजन क्या है बताओ। तो एक तो रीजन ये है कि तीनों केमिस्ट थे, ये अकेला फिजिसिस्ट था। दूसरा रीजन ये है कि ये सक्सेसफुल था, बाकी तीनों अनसक्सेसफुल थे। ठीक है ना, ये भी बता सकते हो आप लोग। ठीक है, और बस यही 2-3 रीजन है, तो आप ध्यान में रख सकते हो। तो हमारा ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, मूसली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा और भी यार आपके बुक में दिए रहेंगे, आपके पास जो भी 21 एंड आई जो भी आप फॉलो करते हो। मैं बोलता हूं सिर्फ इतने से लिमिटेड मत रहना। ये सब क्या है होता है ना, ये सब मैं अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देता हूं, लेकिन 100% आएंगे मैं गारंटी नहीं ले सकता कोई चीज का। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि यार इसको अच्छे से करके जाना। मैथ्स 2 के लिए भी मैंने वैसे ही दिया था, मैथ्स 1 के लिए भी मेरे हिसाब से दिया था, लेकिन आए उसमें से कई सारे बच्चों ने मुझे टैग किया। मुझे तो एक बच्चे ने वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे टैग किया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे सामने से वीडियो बना के उसने बताया कि सर थैंक यू सो मच, ऐसा ऐसा। तो देखो यार, मैं पहली बात तो कोई ये चीज नहीं लेना चाहता कि आप मेरे लिए वीडियो बनाओ, ये करो। यार मेरा काम है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, मैं मेहनत करता रहूंगा। हो सकता है वो चीज में मेहनत कर रहा हूं वो 70%, 80%, 90% एक्यूरेट हो जाए, हो सकता है 40-50% भी एक्यूरेट हो जाए। लेकिन थोड़ा भी अगर जो मैं बता रहा हूं उसमें से 20% भी आ जाए ना, तो मैं बहुत खुश होऊंगा, और आप लोग भी शायद खुश होंगे कि यार कुछ तो आया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो मेहनत करो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग अपने एंड से भी मेहनत कर रहा। कोई भी चीज को ना छोड़ना मत, क्योंकि एक कहावत मैंने आपको बताई थी बहुत पहले, जो मेरे साथ हुई थी, कि मुझे तो 20 न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में न्यूमेरिकल दे दिया गया था, बोला गया था यही पढ़ो यही आएगा। तो लेकिन मैं तो स्मार्ट था, मैंने वो भी पढ़ा, बाकी अपनी तरफ से भी पढ़ा, और जिन्होंने सिर्फ वो 20 न्यूमेरिकल करके गए थे ना, उसमें से एक न्यूमेरिकल नहीं आया। क्योंकि यार अनप्रिडिक्टेबल होता है यार, बोर्ड का पेपर किसी के हाथ में नहीं है जो बता देगा 100% यही आने वाला है। ठीक है, ये समझो, लॉजिक है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां पे अगला क्वेश्चन हो सकता है कोरिलेशन आ जाए 1 मार्क्स के लिए, कोई एक कोरिलेशन आ जाएगा। चलो कोरिलेशन क्या है देखते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर हम नजर डालोगे, ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल। देखो ध्यान से देखना ये चीज जो मैं बता रहा हूं,
ग्रुप 1 जो होता है उसको अल्कली मेटल बोलते हैं, वैसे ही हेलोजेंस को क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 बोलते हैं, वैसे ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। याद रखना ये छोटी छोटी चीजें, पहले ग्रुप को अल्कली मेटल, दूसरे ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल, फिर एक ग्रुप नंबर 17 होता है जिसको हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18 जो होता है उसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, नोबल ग्रुप बोलते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, इसको दिमाग में रख लो, ये सब चीज बहुत काम आती है, ठीक है। एस ब्लॉक कहां तक होता है, एस ब्लॉक 1 और 2 ग्रुप होता है, फिर पी ब्लॉक कहां होता है, डी ब्लॉक कहां होता है, एफ ब्लॉक कौन कौन सा होता है, लैंथेन एंड एक्सटर्नल सीरीज क्या होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये सब चीज भी नोट डाउन करते जाना, और चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है तो जरूर से एक बार देख लेना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। तो ये क्या हो रहा है, एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड मिलके क्या बना रहे, दूसरा नया कंपाउंड बना रहे। तो ये दोनों मिलके एक बनाया, मतलब क्या हो गया, ये दोनों ने कंबाइन किया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे एक और रिएक्शन है जिसमें फेरस है, मतलब आयरन है, और कॉपर सल्फेट है। तो फेरस जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस और सल्फेट मिलकर फेरस सल्फेट बन गया और बेचारा कॉपर अकेला हो गया। तो एक्चुअल में क्या किया, फेरस ने कॉपर की जगह ले लिया, मतलब उसको डिस्प्लेस कर दिया, और एक ही बार कर रहा है, एक ही बार हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे दो अगर एलिमेंट होते हैं, यहां पे दो एलिमेंट होते हैं, मतलब एक और एलिमेंट होता, एक तो फेरस ने सल्फेट के साथ चला गया और कॉपर भी उसके साथ किसी और के साथ चला जाता, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होता। ये सब चीज पढ़ा चुका हूं, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। देखो, हम जब स्टार्स को, कोई भी साइंटिस्ट होता है, जो फिजिसिस्ट होता है ना, ये जब टेलीस्कोप, मतलब ये जो स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं, इसके रिसर्च जो कर रहे होते हैं, ये टेलीस्कोप से देखते हैं, बड़ा सा टेलीस्कोप होता है, वो लोग देखते हैं। तो मतलब स्टार्स को, प्लैनेट्स को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसी प्रकार अगर मुझे एक वॉच को, जो हमारा घड़ी होता है, ठीक है ना, घड़ी को रिपेयर करना है, तो आप गए हो कभी घड़ी में सेल डलवाने या फिर रिपेयर करवाने में गया हो, तो वो ना एक छोटा सा ना एक ये रहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा चीज होता है, जो उससे वो देखता है। तो एक्चुअल में वो क्या रहता है, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो कभी भी याद रखना, जो घड़ी होता है उसको रिपेयर करने के लिए लगता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप। याद रहेगा, क्लियर है। टेलीस्कोप स्टार्स एंड प्लैनेट के रिसर्च के लिए, वैसे सिंपल माइक्रोस्कोप वॉच के रिपेयर के लिए। चौथा क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो आपका इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, ये हम सबको पता है। चैप्टर नंबर 7 लेंसेस पढ़ाया था मैंने भी, इस बार संजीव सर ने भी पढ़ाया हुआ है, सब चीज है, ठीक है। तो और एक और चीज बता दूं, हो सकता है अगले दिन, ठीक है, जो आपका आखिरी दिन रहेगा साइंस 1 के पेपर के पहले, उस दिन मैंने संजीव सर से बात की और संजीव सर आपको 3 से 4 चैप्टर का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो LMR रिवीजन है वो कराने वाले। जैसे नौशाद सर ने मैथ्स 2 के लिए कराया था लास्ट में, वैसे संजीव सर से मेरा बात हो रहा था, तो वो भी इंटरेस्टेड है, वो आपको हो सकता है 1 घंटे का कुछ रिवीजन प्रोवाइड कर दे। तो तैयार रहना, मैं शेड्यूल लगा दूंगा लाइव का, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो, अब जैसे मैं बोल रहा था, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा तो वो बनता है इरेक्ट इमेज, लेकिन वही मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आ गया, मतलब इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। याद रखना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इरेक्ट इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका यूनिट क्या है, जूल पर केजी। याद रखना, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सभी चीज चैप्टर नंबर 5 में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसके यूनिट्स वगैरह भी एक बार देख लेना, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ऑड मैन आउट, ये अपना कोरिलेशन, ऐसे कई सारे टाइप में पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं जो दे रहा हूं मैं उसी प्रकार आ सकता है, हो सकता है इसमें से कुछ मैच द पेयर में पूछ दिया, ट्रू और फॉल्स में पूछ दिया, घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन पूछने के चांसेस है, इसके लिए मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केजी, वही स्पेसिफिक हीट का क्या होता है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। याद रखना, वही अगर इसमें पूछेगा क्या बोलते हैं सीजीएस में, ये तो आपका ऐसा यूनिट हो गया, सीजीएस में पूछेगा तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, याद रखना, ठीक है। तो वेपराइजेशन का स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है, जूल पर केजी, स्पेसिफिक हीट नॉर्मल क्या होता है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है आपको, ठीक है, ट्रू और फॉल्स 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ट्रू और फॉल्स कैसे टाइप के आएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा था, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर जो होता है, मोटर किससे चलता है, कोई भी मोटर, पानी का मोटर चलाते हो घर में पानी भरने के लिए, तो पानी का मोटर चलाने के लिए हम लोग को बटन चालू करना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है वो, मतलब बिजली से वो घूमता है। तो यहां पे तो उल्टा लिखा हुआ है कि यार इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक नहीं होता है, मतलब वो खुद एक मशीन है ना, तो उसको चलने के लिए तो पावर चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब ये चीज उल्टा लिखा हुआ है, इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, किससे करता है, पहले खुद इलेक्ट्रिसिटी लेता है फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करेगा कौन, इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन अगर यही चीज
घुमा के पूछता, ऐसा पूछ देता, इलेक्ट्रिक मोटर के जगह पे लिख देता इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। ये क्या होता? ट्रू होता। समझ में आ रहा है? तो रीजन भी कभी कभी पूछता है ना, राइट द ट्रू और फॉल्स एंड एक्सप्लेन द रीजन, तो वो रीजन आपको लिखने आना चाहिए, वो भी मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लेना जो भी मैंने बोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? अ कॉन्वेक्स लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग नहीं होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, तो कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। पढ़ाया था मैंने, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस पढ़ा चुका हूं, देख लेना एक बार उसको वापस से। फिर एक नेक्स्ट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या? नहीं होते, दो पैरेलल लाइन नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते, याद रखना। इसमें बोल रहा है कि होते हैं, इसके लिए मैंने क्या लिखा है? फॉल्स लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन फॉर्म करता है? पहली बात तो याद रहेगा, वर्चुअल इमेज जो है वो कॉनकेव लेंस फॉर्म करता है। ठीक है, याद रहेगा। तो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, कौन फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज कॉनकेव फॉर्म करता है, ये लिख देना आप। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% एट ड्यू पॉइंट, ये पढ़ा चुका हूं, ये बहुत फेमस लाइन है। ड्यू पॉइंट जब भी आता है, ठीक है, ड्यू पॉइंट पे तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है ना वो 100% हो जाता है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो बिल्कुल सही आंसर, द ट्रू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो ड्यू पॉइंट पे 100% होता है, ये एक स्टेटमेंट है, पढ़ाया था मैंने आपको जब ये हमारा ये वाला 5th चैप्टर में जो ये टॉपिक चल रहा था ना, ह्यूमिडिटी वाला टॉपिक चल रहा था, उसमें देखो मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको दिख जाएगा, उड़ान बैच में भी पढ़ाया हुआ है, यही सेम स्टेटमेंट याद होगा आप लोग को। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो ट्रू और फॉल्स के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब और देखते हैं क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो कि आएगा ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, नेम द फॉलोइंग आ गया, करेक्ट है, यही है ना? ट्रू और फॉल्स हो गया, ट्रू और फॉल्स के बाद क्या है? नेम द फॉलोइंग, करेक्ट। हाँ, ये चौथा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सॉरी, देखो अब ये जो चौथा क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग आ सकता है। अब नेम द फॉलोइंग बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कभी कभी। नेम द फॉलोइंग में पिछले साल क्या पूछा था? ये पूछा था CH3 CH CH3 नीचे OH, इसका नाम बताओ। तो मतलब इन शॉर्ट IUPAC नेम आपको बहुत सारा क्या करना पड़ेगा? लर्न करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको IUPAC नेम याद रहेंगे तो हो सकता है नेम द फॉलोइंग में पूछे तो आप बता सकते हो। तो CH3 CH CH3 OH, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3, ठीक है, कोई भी पोजीशन, यहां से भी 1 2 3 ले, यहां से 1 2 3, एक ही बात है। सेकंड पोजीशन में OH है, मतलब अल्कोहल है, तो सेकंड पोजीशन में OL आ गया, और 3 कार्बन है, 1 2 3, इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ऑल, मतलब ये है प्रोपेनॉल, मतलब अल्कोहल है, लेकिन सेकंड पोजीशन में अल्कोहल है, इसके लिए प्रोपेन टू ऑल, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो ऐसे कई सारे IUPAC नेम जब कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहा था तो वहां पे एक बार जाके देख लेना, नजर घुमा लेना, उड़ान बैच में कई सारे IUPAC नेम मैंने बताए हैं, उसके पहले के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो जब कार्बन कंपाउंड पढ़ाया था उसमें भी नजर घुमा लेना। ठीक है, चलो अगला है, लेंस यूज टू ऑब्टेन इमेज ऑन स्क्रीन। कोई भी स्क्रीन के ऊपर जो इमेज लाने के लिए जो लेंस की जरूरत पड़ती है वो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत होती है, याद रखना, किसकी जरूरत होती है? कौन सा लेंस चाहिए इमेज लाने के लिए? कोई भी स्क्रीन के ऊपर इमेज दिख रहा है आपको, तो वो लाने के लिए जो लेंस चाहिए होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रहेगा आप लोग को। तीसरा, द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन एम्पियर। कौन सा ऐसा चीज है जिसका यूनिट एम्पियर होता है? बताओ। करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, आ गया आंसर, करंट। ठीक है ना, वही पूछा ना, द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन एम्पियर। एम्पियर में किसको बताते हैं हम लोग? एम्पियर क्या है? एम्पियर 0.5 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, क्या है वो? 0.5 0.4 जो भी है वो क्या है? करंट है, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। नेक्स्ट है, नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के अराउंड में प्लैनेट घूम रहे, किस फोर्स से घूम रहे हैं यार? सबसे सिंपल सवाल का जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसके वजह से हमारा जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड में चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? नेम द फॉलोइंग। अ डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी सीन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है? समझो कि एक ऐसा डिफेक्ट है, एक ऐसा बीमारी है जिसमें दूर की चीजें दिखाई दे रही है, दूर की चीजें दिखाई दे रही है लेकिन पास की चीजें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। तो कौन सा बीमारी है? पढ़ाया है मैंने चैप्टर नंबर 7 लेंसेस में ही है, 3 बीमारी होती है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेसबायोपिया। कौन सा है बताओ? तीनों में से कौन सा है? देखो ये तीनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो क्या है इसका आंसर? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, मतलब दूर का दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा है, फार साइटेडनेस। फार मतलब दूर का दिख रहा है, फार साइटेडनेस जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। और एक होता है नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और होता है प्रेसबायोपिया। ये तीनों अच्छे से एक बार देख लेना, ये इसमें 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक आखिरी है, मैच द पेयर।
हो सकता है मैच द पेयर भी आ जाए। तो आखिरी चीजें देख लो फटाफट से। पिछले साल पूछा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या था, 3 ऑप्शन दिए थे, 1.32 था, 1.31 था। तो मैं सही आंसर लिख के लाया हूं डायरेक्टली। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ऐसे 2-3 मेन लिक्विड होते हैं, पानी होता है या फिर नॉर्मली और भी जो चीजें होंगे आपके बुक्स में मिल जाएंगे, तो आप उसको याद कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अब एक और क्वेश्चन पूछा था, क्लाउड्स ओवर इंडिया, मतलब इंडिया हो या फिर वर्ल्ड हो, जो क्लाउड्स दिखते हैं उसको कौन से सैटेलाइट से देखा जाता है। तो अलग अलग सैटेलाइट के नाम थे, ठीक है, एक नेविगेशनल सैटेलाइट था, बाकी सैटेलाइट थे। तो इसका सही आंसर है वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट जो होता है इसका काम ही यही होता है कि वो क्लाउड्स को देखे, मॉनिटर करे, बारिश आने वाली है नहीं आने वाली, वो अपडेट्स वो देता है। न्यूज चैनल पे देखते हैं ना, सुबह सुबह आता है कि यहाँ पे इतना डिग्री, यहाँ पे इतना डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जो भी क्लाउड्स है या फिर वेदर फोरकास्ट वाली जो भी चीजें होती है उसको कौन सा सैटेलाइट मॉनिटर करता है, वेदर सैटेलाइट करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, C2H6 लिखा था, उसके सामने ऑप्शन थे। C2H6 क्या है? क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो C2H6 होता है इथेन। करेक्ट है, CH3 हो जाएगा। C2H6 इथेन है, और इथेन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसकी जगह पे और भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है ना। C2H4 पूछ देगा, तो C2H4 क्या है? ये एक इथीन है, 2 बॉन्ड कम हो गए, तो इथीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। C2H2 पूछ देगा, ये क्या? इथाइन है। तो क्या इथाइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, वो भी अनसैचुरेटेड। आपको पता है ना, सिंगल बॉन्ड इज सैचुरेटेड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सब पढ़ा चुका हूं दोस्तों, याद होगा आप लोग को, ये सब देख लेना, रिवाइज करना, ठीक है। एग्जाम्स का समय आ गया, इसके लिए मैं आपको वापस याद दिला रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, क्वेश्चन आया था मैच द फेयर में। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, ठीक है ना। एक था विक्रम साराभाई था, एक और कोई सतीश धवन नाम थे, ऐसे कई सारे और नाम थे। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई डॉक्टर साराभाई के नाम से भी फेमस है। तो विक्रम साराभाई जो है वो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जाने जाते हैं। इनको एक उपाधि दी गई है, और इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम पे एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, VSSC करके, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, VSSC, याद सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट एक और मैच द पेयर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट पूछा था। एक साइड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, उसमें 2-3 ऑप्शन दिए थे कि क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपको यूनिट याद ही रखना है, जो कि होता है, क्या होता है? जूल पर डिग्री केजी सेल्सियस। ये SI यूनिट है। ये क्या है? उसका SI यूनिट है, जूल पर डिग्री सेल्सियस केजी, या फिर जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, जैसा बोलना है आपको बोलो। बट उसका एक CGS यूनिट भी होता है, ये भी याद करके रख लेना, कभी कभी ऑप्शन में ये दिया रहेगा, तो ये भी आंसर हो सकता है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो CGS इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, SI इज क्या है? जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री पर केजी, जो भी बोल लो आप, जिस प्रकार से बोलना है बोल लो, ठीक है। क्लियर? तो यही था हमारा वीडियो, जिसमें हमने 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स के करा लिए। चाहे वो पहला था आपका क्या, ऑड मैन आउट, दूसरा आपका नेम द फॉलोइंग, तीसरा ट्रू ऑल फॉल्स, चौथा कोरिलेशन, पांचवा मैच द फॉलोइंग। तो ये सभी थे करा दिए। होपफुली उसमें इसमें से जितने भी मैंने कराए हैं, होपफुली कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से तो मैंने मेहनत कर दी। अब आप लोग को एक और काम करना है कि और भी जितना आपको मिल सकेगा अच्छे से उसको पढ़ो, रिवाइज करो, याद करके रखो, और कॉन्सेप्ट समझ के रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझेगा तो किस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ ले आप उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।